है। सेना, हथियार, दौलत, दोस्त, समय, हिम्मत, भाग्य, योजना या कुछ और? इस सवाल को याद रखिए। आपका जवाब इनमें से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप सही भी हो, पर यह सिर्फ एक अनुमान ही होगा। इसका सही जवाब तो कोई राजा ही दे सकता है। चलिए, सही जवाब जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान के इतिहास के मध्यकाल में, जहां राजनैतिक उथल-पुथल अपने चरम पर है। मुगल आक्रांताओं ने भारतीय राजघरानों के सुरक्षित भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पूरे उत्तरी और पश्चिमी हिंदुस्तान में अस्तित्व की इस लड़ाई में सत्ता, दौलत और प्राणों के साथ साथ सम्मान भी दांव पर लगा हुआ है। हिम्मत, जुनून, डर और चिंता दरबारों से निकलकर रनिवासों के भीतर तक फैल गया है। मुगल आक्रांताओं की लुटेरी मानसिकता भारतीय राजाओं की साहस की परीक्षा ले रही है और भारत की राजशाही युद्ध, बलिदान, दोस्ती, दुश्मनी, समर्पण, साजिश और स्वार्थ के नई इबारतें लिख रही है। राजपूतों की धरती राजस्थान में भी इस समय युद्ध की आग लगी हुई है, जिसे राजपूत अपने दुश्मनों की खून से बुझाने के लिए आतुर हो रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब अजय मेरू यानी आज के अजमेर से बढ़िया भला और कहाँ मिल सकता है? क्या बात है महामंत्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। खम्मा गणी महारानी साहब, आखिर चिंता क्यों ना हो इस चंद्रबरदाई को। इस सिंहासन को संभालने वाले हमारे महाराज सोमेश्वर अब नहीं रहे। सेना को हौसला और प्रजा को विश्वास जिस सिंहासन से मिलता है महारानी, वह सिंहासन इस समय खाली है और खाली सिंहासन दुश्मनों को बहुत प्रिय होता है। हालात ठीक नहीं है महारानी, और यही मेरी चिंता का कारण है। महारानी साहब, क्यों ना शीघ्र ही राजकुमार पृथ्वीराज का राज तिलक कर दिया जाए। किंतु राजकुमार तो अभी बालक है महामंत्री। आपकी चिंता ठीक ही है, परंतु चौहान राजाओं की पगड़ी की मर्यादा का बोझ बहुत भारी है। भला इसे कैसे संभाल पाएंगे राजकुमार? जिम्मेदारी सब सिखा देती है महारानी साहब। आपकी दुविधा मैं समझता हूं महारानी, परंतु आप मां बनकर नहीं, एक राजपूत महारानी बनकर सोचिए। चौहान वंश तो वीरता, त्याग और बलिदान की महागाथा है। चौहान राजाओं के कुल का एक बालक भी जिस दिन पहली बार हाथ से तलवार पकड़ता है, उसी दिन राजा बनने के योग्य हो जाता है। और फिर राजकुमार तो धनुष, बाण और तलवार चलाने में निपुण है महारानी। परंतु अभी इनमें राजनीतिक समझ नहीं है महामंत्री। इस बात पर भी तो विचार करिए। जब आप जैसी मां हो तो राजकुमार पृथ्वीराज राजनीति भी सीख लेंगे महारानी साहब। खम्मा घड़ी महारानी साहब, आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। क्यों ना आप दोनों का एक साथ ही राज तिलक किया जाए। आपकी क्या राय है महामंत्री? मैं सहमत हूं महारानी साहब। अगर आपकी सहमति हो तो आप राज तिलक समारोह की आज्ञा दीजिए। राज्य की भलाई और चौहानों के सम्मान के लिए आपसे ज्यादा भला और कौन सोचता होगा महामंत्री। जैसी आपकी इच्छा। सत्ता तो दो ही तरह से मिलती है, ताकत के बल पर छीनकर या फिर बिना मेहनत के विरासत में।
आसानी से मिल सकती है, उतनी ही आसानी से जा भी सकती है। कोई उस पर कितनी देर तक बैठ पाता है, ये तो उसकी काबिलियत ही तय करती है। और राजगद्दी तो उसी पल से बैठने वाले की ताकत का हिसाब रखने लगती है जिस पल कोई उस पर बैठता है। पर पृथ्वीराज चौहान को तो सिंहासन पर बैठने से पहले ही अपनी काबिलियत का इम्तिहान देना पड़ा। आइए देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की राजतिलक में आखिर क्या चल रहा है। महारानी साहब, राज तिलक की तैयारी हो चुकी है। राजपुरोहित प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए। शुरू कीजिए महामंत्री। कुंवर के साथ इधर आइए हुकुम। क्षमा कीजिए हुकुम, महाराज सोमेश्वर के सिंहासन पर कोई योग्य उत्तराधिकारी ही बैठ सकता है। कुंवर की नसों में महाराज सोमेश्वर का ही रक्त दौड़ रहा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कुंवर साहब इस सिंहासन के लिए हर प्रकार से योग्य है। परंतु राजपुरोहित होने के नाते प्रजा के प्रति मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है। राज तिलक करने से पहले मैं कुंवर साहब की योग्यता को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहता हूं। हुकुम। अवश्य राजपुरोहित। कुंवर साहब, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अवश्य राजपुरोहित जी। क्षत्रिय धर्म क्या है? दुश्मनों की तरफ कभी पीठ ना करना ही क्षत्रिय धर्म है। और पराजय क्या है? आत्मविश्वास खोना। राजधर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर प्रजा के लिए अपना सिर भी कटा लेना राजधर्म है। कर क्या है? प्रजा के हित के लिए प्रजा से लिया गया धन। किसी राजा की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कुंवर? वह शत्रु जो दिखाई ना दे। राजा को किससे डरना चाहिए? कलंक से। कुंवर साहब, गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह कुंवर वाह, आप बुद्धिमान भी हैं कुंवर। हुकुम, ये मेरा सौभाग्य है कि कुंवर पृथ्वीराज का राज तिलक आज मेरे हाथों से है। यशस्वी भाव कुंवर, आज से अजय मेरू की भाग्य रेखा तुम्हारे हाथों में लिख दी गई है। चौहान राजवंश की मर्यादा का ध्यान रखिएगा कुंवर, यही आपका प्रथम कर्तव्य होगा। कुंवर साहब की जय हो, महारानी साहब की जय हो, कुंवर साहब की जय हो, महारानी साहब की जय हो, कुंवर साहब की जय हो, महारानी आदमी के दिमाग को कौन चलाता है? एक जीवित आदमी क्या क्या करेगा, इसका निर्णय कौन करता है? हो सकता है जवाब में आप कहें पैसा, ताकत, परिस्थितियां या ऐसा ही कुछ और। अगर ऐसा है तो
इस जवाब पर फिर से गौर कीजिए। ये चीजें कुछ हद तक फैसले को प्रभावित तो कर सकती हैं, पर कुछ करने की शुरुआत तो भावनाएं ही करती हैं। क्रोध, घृणा, लालच, प्रेम, भय और सुख दुख जैसी भावनाएं आदमी अपने साथ लेकर पैदा होता है और कोई इसके असर से बच नहीं सकता। न राजा न रंक, पृथ्वीराज चौहान भी नहीं। युवा पृथ्वीराज चौहान के मन में क्या चल रहा है, आइए ये भी देखते हैं। हुकुम, अब तो मुझे डर लगने लगा है। मेरी इस तलवार के रहते हुए भी तुम्हें कैसा भय संयोगिता? अपनों से भय हुकुम। पिताजी नहीं चाहते कि संयोगिता का विवाह किसी पृथ्वीराज चौहान के साथ हो। तो इसमें भय कैसा? क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? प्रश्न विश्वास का नहीं है महाराज, प्रश्न सम्मान का है। पिताजी अपने सम्मान के लिए आपसे दुश्मनी भी कर सकते हैं और आप तो जानते ही हैं कि राजनीतिक शत्रुता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहती हैं कि पृथ्वीराज चौहान किसी से डर के आपका साथ छोड़ दे? ये चौहान वंश की परंपरा नहीं है। जब तक ये तलवार है तब तक महाराज जयचंद तो क्या, पूरा कन्नौज मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकता। क्या कोई और उपाय नहीं है हुकुम? पिताजी मेरे स्वयंवर शीघ्र ही कराने वाले हैं और आपको आमंत्रण नहीं दिया जाएगा। किसी राजपूत को रोकने के लिए आमंत्रण न देना ही पर्याप्त है, ऐसा सोचना महाराज जयचंद का भ्रम है। वो जो चाहे स्वेच्छा से करने के लिए स्वतंत्र है और पृथ्वीराज चौहान भी। आप निश्चित रहें। ठीक है, उचित अनुचित का निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ। अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए महाराज। किसी समस्या के कई विकल्प हो सकते हैं, कुछ आसान तो कुछ कठिन, पर हर आदमी अलग अलग विकल्प चुनता है। आखिर क्यों? हर विकल्प में ऐसा क्या होता है कि आदमी उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनता है। जाहिर है कोई भी विकल्प कभी भी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हर विकल्प में नई समस्याएं जुड़ी होती हैं और उन समस्याओं को हल करने की क्षमता हर आदमी में अलग अलग होती है। पृथ्वीराज चौहान ने भी एक कठिन विकल्प चुन तो लिया, पर उससे पैदा होने वाली चुनौतियों से वे कैसे निपटते हैं, ये तो देखने लायक है। महामंत्री, राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। वहीं रुक जाओ पृथ्वीराज। बिना आमंत्रण के स्वयंवर में आने की धृष्टता तुमने कैसे की? चौहानों का नाम आदर से लीजिए महाराज। सम्मान के लिए तो चौहानों ने सिर काटे हैं और कटवाए भी हैं। ये तुम्हारी दूसरी धृष्टता है पृथ्वीराज। मुझे भयभीत करने की चेष्टा मत करो। राजपूतों का रक्त मेरे अंदर भी बह रहा है। मेरी तलवार में भी उतनी ही धार है जितनी तुम्हारी तलवार है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम यहां से चले जाओ। तलवारों की ताकत उसके धार में नहीं, चलाने वाले के हौसले में होती है महाराज। यहाँ आने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
मैं संयोगिता को लेकर जा रहा हूं। आप लोगों में से जिसे भ्रम हो कि वो पृथ्वीराज चौहान को रोक सकता है, तो मेरे सामने आकर अपनी तलवार की ताकत परख सकता है। मैं चुनौती देता हूं। चलिए संयोगिता। देखते क्या हो सैनिकों, रोको पृथ्वीराज को। खबरदार, जिसको अपने प्राण प्यारे न हो वही आगे आए। इसका परिणाम ठीक नहीं होगा पृथ्वीराज, तुम्हें इसकी कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। जो लोग कीमत देखकर निर्णय लेते हैं वो चौहान नहीं होते हैं महाराज। कौन सी भावना सबसे ज्यादा देर तक टिकती है? खुशी, दुख, प्रेम, क्रोध? अगर इसकी कोई लिस्ट होती तो शायद प्रतिशोध सबसे ऊपर होता। राजा जयचंद के सीने में अपमान के प्रतिशोध की जो भावना थी, उसकी आयु तो राजा जयचंद की खुद की आयु से भी कहीं ज्यादा थी। पर प्रतिशोध के बीच भी तभी पनपता है जब सही मौका मिलता है, और राजा जयचंद को इसी मौके का बेसब्री से इंतजार था, और मौका खुद चलकर आया उनके दरबार में। अम्मा घड़ी महाराज, सुल्तान मोहम्मद लोधी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें सम्मान के साथ दरबार जो आज्ञा महाराज। जयचंद के दरबार में आपका स्वागत है सुल्तान। महाराज, आपका पैगाम मिलते ही मैं चला आया, पर कन्नौज नरेश को इस नाचीज की क्या जरूरत पड़ गई? अपने को छोटा मत समझिए सुल्तान, छोटी बड़ी हर चीज सही समय पर काम आती है, और अब सही समय आ गया है। सही समय? कैसा सही समय महाराज? ऐसा लगता है सुल्तान, आप पृथ्वीराज से अपनी हार का अपमान भूल गए। जले पर नमक न छिड़किए महाराज। जिस जिल्लत को मैंने 17 बार बर्दाश्त किया, उसे कैसे भूल सकता हूं? पर आपने सिर्फ यही याद दिलाने के लिए तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया। हाँ सुल्तान, बिल्कुल। मैं केवल यही याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपना अपमान न भूलें, जैसे मैं नहीं भूला। पर इससे हासिल क्या होगा महाराज, सिवा अफसोस के? बहुत कुछ मिल सकता है सुल्तान, अगर आप चाहें तो। और भला मैं क्यों ना चाहूंगा महाराज, पर जरा खुलकर कहिए। आपने कहावत तो सुनी ही होगी सुल्तान, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब आप हमारे मित्र हैं सुल्तान। जिस आग में आप जल रहे हैं, उसकी पीड़ा भला मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। हम और आप मिलकर पृथ्वीराज को हरा सकते हैं। नामुमकिन, नामुमकिन। पृथ्वीराज को हराना नामुमकिन है महाराज। इस बात को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। इस पृथ्वीराज ने मुझे 17 मर्तबा शिकस्त दी है।
हम और आप मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते महाराज। आप अपना मुगालता दूर कर लीजिए। धैर्य रखिए सुल्तान, पृथ्वीराज को बल से नहीं पर छल से अवश्य हराया जा सकता है। कैसे महाराज? अगर पृथ्वीराज को पता न चले कि मैंने आपसे हाथ मिला दिया तो आपके मंसूबे क्या हैं महाराज? आप पृथ्वीराज के सामने रहकर युद्ध करेंगे। पृथ्वीराज सपने में भी नहीं सोच सके कि पीछे की तरफ से जयचंद भी हो सकता है। हम उसे घेर कर पकड़ सकते हैं सुल्तान। आप समझदार हैं महाराज, पर अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वीराज मेरा कैदी होगा। स्वीकार है। मैं चलता हूं महाराज, जंग के मैदान में आपका इंतजार रहेगा। युद्ध तो भरोसे पर ही लड़े जाते हैं। जिस युद्ध की योजना राजा जयचंद ने बनाई थी, उसके लिए उन्होंने मोहम्मद गौरी पर भरोसा किया था, और जिस जीत का सपना लिए मोहम्मद गौरी 17 बार हार चुका था, उस जीत के लिए उसने जयचंद पर भरोसा किया था। पर इस युद्ध के लिए पृथ्वीराज चौहान ने किस पर भरोसा किया है, आइए ये भी देख लेते हैं। खम्मागढ़ी महाराज साहब, मुझे लगता है गौरी को बार बार प्राण दान देकर आपने भूल की है। तो क्या महामंत्री मैं अपना क्षत्रिय धर्म भूल जाऊं? ये कैसा क्षत्रिय धर्म है महाराज? 17 बार हराने के बाद भी आपने उसे हर बार छोड़ दिया, और आज वह गौरी 18वीं बार आपको चुनौती देने की धृष्टता कर रहा है। लगता है क्षत्रिय होकर भी आप अपना धर्म भूल गए हैं समर सिंह। भागते हुए शत्रु की पीठ पर वार करके मारने से पहले पृथ्वीराज चौहान मर्यादा स्वीकार करें। शत्रु के प्राणों से अधिक मुझे अपना सम्मान प्रिय है। क्या आपकी तलवार की धार बुद्ध हो गई है समर सिंह? नहीं महाराज, पर हमारी योजना क्या है? चौहानों की तलवारें योजना बनाकर नहीं चलती समर सिंह। आपको भले ही ना हो, पर मुझे अपनी तलवार पर अभी भी भरोसा है। आप युद्ध की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। मानव मस्तिष्क की सारी अलग अलग भावनाएं भी अपने चरम पर पहुंचकर एक जैसी हो जाती है, जहां मनुष्य एकदम विवेक शून्य हो जाता है। राजा जयचंद भी कोई अपवाद नहीं है। अपमान के प्रतिशोध में जल रहे राजा जयचंद को अगर ये पता भी होता कि उसका ये कुकृत्य इतिहास में दर्ज होकर सदियों तक याद किया जाएगा, तब भी शायद वो सुल्तान गौरी से हाथ मिलाता। अब इस साजिश और विश्वासघात का नतीजा तो युद्ध के मैदान में ही पता चलेगा। चलिए इस युद्ध के हम भी साक्षी बने, जिसे इतिहास तराइन का युद्ध कहता है। गौरी, तुझे मरने के लिए क्या पृथ्वीराज चौहान
की ही तलवार मिटती है। आज मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अगर तू वीर है तो आज मुझे अपनी पीठ मत दिखाना। पृथ्वीराज, आज किसकी मौत आई है यह भी पता चल जाएगा। गौरी, अब अपने अल्लाह को याद कर ले, तेरा खेल खत्म हुआ। सिपाहियों, पृथ्वीराज को ले जाकर कारागार में डाल दो और लोहे की गर्म सलाखों से इसकी आंखें दाग दी जाएं, ताकि राजपूतों की आने वाली नस्लें भी मेरे नाम से कांपें। धिक्कार है तुम्हें जयचंद। जिस मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तुमने उसी के सम्मान को धिक्कार कर दिया। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है। करायन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही समाप्त हो गया। परंतु हार जीत का निर्णय तो मनुष्य नहीं, समय करता है। ये बात ना तो मोहम्मद गौरी को और न ही राजा जयचंद को पता थी। परंतु पृथ्वीराज के लिए तो हार जीत से बड़ी एक और चीज है, उनका सम्मान। उनके लिए किसी मुगल के सामने अपमानित होने से तो मर जाना ही अच्छा था। इस सम्मानजनक नृत्य के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने गौरी की कैद में रहते हुए ही आपस में मंत्रणा करके एक योजना बनाई। अब पृथ्वीराज चौहान के पास थोड़ा सा समय नृत्य के रूप में निर्दयी मोहम्मद गौरी, चंद बरदाई जैसा मित्र और निसंदेह उनका पराक्रम है। हमने शुरू में ही आपसे एक सवाल पूछा था कि किसी राजा को जीतने के लिए क्या चाहिए, तो क्या हमारे सवाल का जवाब यही है? चलिए महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास चलते हैं, जो इस समय मोहम्मद गौरी के कैदी हैं और उन्हें प्राण दंड देने की तैयारी चल रही है। शायद वो ही हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। सिपाहियों, पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई को लाया जाए। जी हुजूर। चंद बरदाई, कहां गई तुम्हारे महाराज की बहादुरी? गर्म सलाखें इनकी आंखों में पैबस्त कर हमने तो इन्हें देखने के काबिल भी नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज, अब तुम राजा नहीं रहे और मेरे सामने कैदी बनकर खड़े हो। आज तुम्हें मौत के घाट उतार कर मैं अपनी हार का बदला लूंगा। पर मेरी दिली इच्छा है कि मौत के पहले तुम अपनी हार मान लो। गौरी, चौहान तो हार मानने के पहले मर जाना स्वीकार करते हैं। तुम्हारे सामने सिर झुकाना मुझे स्वीकार नहीं है। आंखें तो मेरे पास नहीं है, पर तुम्हारी बातों से लगता है अंधा मैं नहीं, अंधे तुम हो। मैं अभी भी राजा ही हूं। ठीक है पृथ्वीराज, तो फिर यही सही। पर तुम्हारी मौत के पहले मैं तुम्हें बहादुरी दिखाने का एक और मौका देना चाहता हूं। चलो अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सुल्तान, महाराज किसी आवाज को सुनकर ही उसे अपने बाणों से भेद सकते हैं। आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर पृथ्वीराज को धनुष बाण दिया जाए।
शुरू किया जाए। सुल्तान, बाण चलाने के लिए महाराज के हाथ खोलने पड़ेंगे। हुक्म दीजिए। चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, दा ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। शाबाश पृथ्वीराज, शाबाश। क्षमा कीजिए महाराज। इतिहास ने सबको याद रखा, पृथ्वीराज चौहान को भी, मोहम्मद गोरी को भी और राजा जयचंद को। इतिहास नहीं भूलता, भूलते तो हम। क्या राजा जयचंद ने जो हमें सबक सिखाया था उसे हम याद रख पाए हैं? और अगर हाँ रख पाए हैं तो फिर समाज में, देश में जयचंद की मानसिकता वाले लोग क्यों दिखाई पड़ते हैं? जो देश इतिहास से नहीं सीखता, इतिहास को याद नहीं रखता, उसका विनाश होना निश्चित है। आज इस नाटिका के माध्यम से इतिहास के उस क्षण को पुनर्जीवित करने का प्रयास इस संस्था ने किया है। और इतिहास की एक घटना जो सन 1192 में तराइन के मैदान में हुई, उसके बाद इतिहास बदल गया हिंदुस्तान का। और मोहम्मद गोरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान, और इसके 2 साल बाद ही गोरी के गुलामों ने ही राजा जयचंद को भी खत्म किया। तो आवश्यकता है एकजुट रहने की, एकता की, संगठित रहने की, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। आज इस नाटिका के प्रस्तुतकर्ता और कलाकारों से आपका परिचय कराने के लिए मैं सबसे पहले अपने सूत्रधार डॉक्टर व्यंजना पांडे उनको आमंत्रित करता हूँ। फिर जो हमारे राजा जयचंद डॉक्टर दीपक सोनी और मोहम्मद गोरी की भूमिका में डॉक्टर पीयूष दीक्षित, पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में सृजन वर्मा, संयोगिता, और महारानी अजमेर की भूमिका में डॉक्टर उर्वशी वर्धन सिंह, संयोगिता की भूमिका में ईशा वर्मा और ईशा अग्रवाल। और चंद बरदाई को तो अगर पहचान लेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा सबको। चंद बरदाई और कोई नहीं, डॉक्टर आशु पांडे हैं। सही जाना आपने, जोरदार तालियां हैं। ये हमारे कॉलेज के ही पास आउट, और इस समय जानते हैं आप कि इलाहाबाद जनपद के सीएमओ भी हैं। और डॉक्टर मनीषी बंसल, ये राजपुरोहित की भूमिका में, सेनापति समर सिंह, डॉक्टर राजीव बैश और अभी सिंह, ये जूनियर में पृथ्वीराज की भूमिका। इस नाटक के पटकथा लेखक और निर्देशक डॉक्टर धर्मेश वर्मा को भी हम आमंत्रित करेंगे। इनके लेख और इनकी कहानियाँ हम प्रयास करते रहते हैं। और इन लोगों के लिए जोरदार तालियां। और इसके साथ इस पूरे नाटक के पीछे एक मिस्टर प्रवीण शेखर जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने विशेष निर्देशन किया था। उनके नाम को वो प्रवीण सर हैं। प्रवीण सर कहीं जाना, ये उन्हें कहीं जाना। हाँ, अभी मैं अभिनंदन करूंगा
उन्होंने इसको संगीत, बढ़िया सा संगीत आपके सामने दिया, संगीत इफेक्ट्स, पूरा एडिटिंग इफेक्ट्स उनका। और दिनेश जी तो हमें लगता है इस परिवार के एक हिस्सा हैं। हर कोरियोग्राफी इनके हाथ में होती है, हर एडिटिंग इनके हाथ में होती है। तो स्क्रीन प्ले से लेके स्टेज शो सब का निर्देशन ये करते हैं दिनेश प्रजापति हमारे बीच। जी टीवी और कलर टीवी में भी काफ़ी इनका रोल रहता है, उसमें कई प्रोग्राम इन्होंने किए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ये योगदान देते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। इस स्किट अभी ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद और एक धन्यवाद है।